तो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स का स्पेशल टीचर हूँ। बट कुछ बच्चों के डिमांड पर साइंस का पहला वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कुछ छूट जाए, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर सही लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशन। इसका रियल लाइफ में भी बहुत यूज है। ठीक है, आज जितने भी हम देख रहे हैं चांद पे जाने से लेकर मंगल ग्रह तक जाने तक, अगर ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा होता, इसके बारे में जानकारी नहीं होती, ये सब आज पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन। बात करते हैं आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे, ग्रेविटेशन नाम की चीज की शुरुआत हुई कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशन के सारे में क्विक रिवीजन, मतलब समझो थोड़ा पूरा, हर चीज में डेरिवेशन में नहीं है, सभी चीजें शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है बस मैंने वही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं न्यूटन चाचा की। तो न्यूटन जो चाचा थे, कोई पेड़ के नीचे बैठे थे। पुराना डायलॉग है, ये तो बहुत फेमस स्टोरी है। एप्पल उनके सर पे गिरा, तो उन्होंने क्या सोचा, आखिर ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों गिरा। सीधे भी तो जा सकता था, आड़ा टेढ़ा भी जा सकता था, ये नीचे ही क्यों गिरा टूटने के बाद। आखिर ऐसी क्या चीज है जो इसको नीचे खींच रही है। इसका मतलब कुछ तो है इस एप्पल के पास, एप्पल के पास या फिर नीचे कुछ तो ऐसी चीज है जो इस एप्पल को क्या करिए अपने पास खींच रही है। न्यूटन भैया तो पहले से ही एरिस्टोटल के फिजिक्स से बहुत खिलाफी थे। वो तो ग्रेविटेशन पे रिसर्च कर ही रहे थे कि कोई तो ऐसा फोर्स है पृथ्वी के पास जो सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट इसके कॉन्सेप्ट के बाद उन्होंने इसको और डीपली रिसर्च करना शुरू किया और बाद में नाम लिया जो उनका कॉन्सेप्ट, इसको बोला है व्हाट इज अ ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। एनी टू मास इन द यूनिवर्स, इसका मतलब अगर कोई भी दो मास हैं, कोई भी दो आदमी, आप दोनों भी अगर आप बैठे हो, बैठ के मोबाइल देख रहे हो, तो मोबाइल और आप, उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि मोबाइल के पास भी कुछ मास है, आपके पास भी कुछ मास है। तो इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। अगर कोई भी यूनिवर्स में कोई भी दो मास है तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और वही जो अट्रैक्शन फोर्स है वही ग्रेविटेशन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आगे क्या हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं। अर्थ अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, सीधी बात है, जैसे हमने देखा एप्पल को उन्होंने अट्रैक्ट किया, अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट किया ना अपनी तरफ। ठीक है, या फिर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के आसपास जो प्लैनेट घूम रही हैं ये भी उसी का नतीजा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का नतीजा है। हर एक प्लेनेट का, हर एक सिस्टम का अलग अलग ग्रेविटी होती है, जिसका मास, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसमें मास होगा तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसा नहीं है कि ये जो फोर्स है वो किसी को रिपेल करेगा। जैसे मैग्नेट में क्या होता है, अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल लाओ तो रिपेल करता है, बट ये हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ही, कभी रिपेल नहीं करेगा, मतलब भेजेगा नहीं, दूसरी तरफ फैलाएगा नहीं। कोई प्रॉब्लम। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, इसका मतलब अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, जैसे एग्जांपल इस एप्पल लेते और बनाना लेते, इनके सेंटर से जो भी एक लाइन पास करेगी उसी लाइन के अकॉर्डिंग दिस एक्ट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, उनके सेंटर से लाइन जो ज्वाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रेविटी फोर्स काम करेगी। कोई प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, व्हाट इज द ग्रेविटेशन। आगे बढ़े। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है अपने डेली लाइफ में एग्जांपल में बताता हूँ। आपने क्या किया, एक रस्सी लिया, उसमें बांधा पत्थर, अब इस पत्थर को आप घुमा रहे हो, धीरे धीरे घुमाया, तेज तेज से घुमाया, जब तक आप घुमाओगे देखोगे कि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। फोर्स क्या है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के अंदर वो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी भी हम कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे तो सेंटर की तरफ वो फोर्स लगेगा। ठीक है, स्टोन टाइज टू द स्टिंग एंड रोटेट, जैसे मैंने बताया स्टोन को। और सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन अर्थ, सैटेलाइट जो घूमते हैं अर्थ के चारों बाजू, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है। फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू
F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? ये भी समझा, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल का ये सेम है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मसल, और ये सुडो फोर्स है। में देखा है, फीलिंग द पुश्ड आउटवर्ड्स इन द टर्निंग कार। देखो आपने कभी कार में बैठा है, कार अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे तो देखो आपको बॉडी एक तरफ फेंकाता है, ऐसा एक तरफ आप झुक जाते हो ना। चाहे बस में बैठे हो, बस इसने ऐसा टर्न किया फास्ट में हाईवे पर, तो आपका बॉडी एक तरफ झुकता है। क्यों झुकता है? क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही झुकता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर आपका बस ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे बस आ रही है, वैसे आ रही है, तो सिंपल सी बात, ये फोर्स कहाँ लगेगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, आपको बाहर की तरफ फेंकेगा। और अगर बस ऐसे जा रही है तो फोर्स कहाँ पे लगेगा? बाहर की तरफ। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इसका फॉर्मूला होगा माइनस, सेंट्रीपिटल का ही भाई है, बस माइनस लगा हुआ है। कोई दिक्कत? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कोई दिक्कत है? समझा? ये कब लगता है? जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव करती है। ठीक है, ये सूडो फोर्स है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों लॉस, तीन लॉज होंगे। इसमें पहला लॉ है फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये कहता है ऑर्बिट के बारे में बताता है कि ऑर्बिट के बारे में हम बचपन से लेकर अभी तक क्या देखते हैं कि सन बीच में है, उसके चारों बाजू पृथ्वी, अर्थ, वीनस, सैटर्न सारे चीज घूम रहे हैं। बट असल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सर्कुलर मोशन में नहीं घूमते हैं। वो कैसे घूमते हैं? तो स्टेटमेंट ये कहता है, फर्स्ट लॉ, planets moves in an elliptical orbit from the sun with sun at one of the foci। मतलब वो लोग इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में घूमते हैं। जैसे देखो, जैसे सन एक फोकाई पे है और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट है, सर्कुलर फॉर्मेट नहीं है। मतलब सर्कल में नहीं घूमते, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट। यहाँ पे कम डिस्टेंस, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में घूमेंगे। ये समझा? पहला ये लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहते हैं? प्लैनेट्स मूव इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विथ सन एट अ फोकस। इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं जिसमें सन कहां पर है? एक फोकस पर, एक फोकस पर है। इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में घूमते हैं। कोई दिक्कत? पहला क्लियर है। दूसरा, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, जैसे एग्जांपल ये हमारे पास सर है, अगर हमने इन दोनों को लाइन को ज्वाइन किया तो ये जो एरिया बनना है ना, ये एरिया और ये एरिया सेम टाइम में, सेम टाइम, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 2 महीने लगे और ये भी टाइम 3 महीने का है, तो दोनों एरिया जो फॉर्म होंगे ना, ये दोनों एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेनेट मूव फास्टर व्हेन क्लोजर टू द सन। इसका मतलब अगर प्लेनेट सन के पास में है तो तेज घूमते हैं, तेज घूमते हैं, और सन से दूर है तो स्लो। ये समझा? क्योंकि वो लोग इक्वल एरिया बनाते हैं, इक्वल एरिया, दोनों एरियाज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, वही बोला है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम। सेम टाइम में इक्वल एरिया बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझा? आगे बढ़े। नेक्स्ट, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ पीरियड, कि टाइम पीरियड इंक्रीजेज विद द डिस्टेंस। अगर हमने डिस्टेंस बढ़ाया किसी भी प्लेनेट का, जैसे हम देखो पृथ्वी को घूमने में कितने लगते हैं? 365 दिन। ऐसे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सैटर्न, वीनस, सॉरी सैटर्न, और आगे बढ़ते जाए तो क्या होगा? नेपच्यून, ये सब पे जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे सन से, क्या होगा? सन से डिस्टेंस बढ़ाने पर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, तो जो कि क्या होगा? टाइम पीरियड का स्क्वायर is directly proportional to the r cube रेडियस, जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, उसके क्यूब के ऊपर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं 2 मार्क्स के लिए कि टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट प्लैनेट इज 2 एंड टाइम पीरियड ऑफ सेकंड प्लैनेट इज 4, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा रेशियो याद रखना है आपको। क्या होगा? टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। r इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम सन। सन से प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है r। कोई दिक्कत? समझा? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा हो क्या? ये वो बता दीजिएगा। पहली बार साइंस पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी कुछ जितना नॉलेज है मैंने भी कुछ पढ़ा है, फिर उसका बता रहा हूँ। ठीक है,
टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर क्यूब के। तीनों लॉस क्लियर हैं। पहला लॉस क्या है, ऑर्बिट का, क्या कहता है कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल फॉर्म, इलिप्टिकल फॉर्मेट में घूमते हैं और सन कहां पर है, एक फोकस पर है। दूसरा क्या है, दूसरा लॉ है कि इक्वल एरिया स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि सन से अगर हम कोई भी लाइन ज्वाइन करे प्लैनेट्स को तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया फॉर्म करेंगे। और तीसरा तो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। तीनों क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने जब इस ग्रेविटेशन पहले बताया, उन्होंने ग्रेविटेशन है क्या, फिर उसके लॉस दिए, फॉर्मूलेस दिए। आखिर हम लोग मैथमेटिक्स में जब घुसते तो समझे फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स इज नथिंग बट 50 to 80% इज मैथ्स, ठीक है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है वो, से थोड़ा स्टेटमेंट लंबा है, पढ़ेंगे हम। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of a distance between them। सर इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश बोल दिया, इंग्लिश बोलने से हमें थोड़ी समझ में आएगा, मैथ्स में बोलो, मैथ्स का थोड़ा लैंग्वेज समझ में आता है। दो चीज हमें समझ, एक तो सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, तो मास के प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, दोनों मास के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा इसका, सी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मास m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो कैपिटल जी है, ये के सारे देखो इसमें है क्या, F इक्वल्स टू जी m1 अपॉन m1, फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, G इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे m1 और m2 क्या है, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हैं। R इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, इनके सेंटर, दो मास के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। एक चीज हमें नोट करना है, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो नोट G इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इन केजी स्क्वायर, ये जो G की वैल्यू होती है वो ये होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11। ये वैल्यूज हमें याद रखना है, याद होती तो अच्छी बात है, फिलहाल हम पहली लेक्चर में पढ़ रहे हैं तो सिंपल आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी की वैल्यू कैपिटल जी हमें समझिए, फोर्स ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो क्या कहता है, डायरेक्टेड टुवर्ड द अर्थ सेंटर, ये हमेशा अर्थ के सेंटर के टुवर्ड डायरेक्टेड है, मतलब इसका डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की तरफ है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मास पे डिपेंड करता ही नहीं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन ओनली मास ऑफ अ प्लेनेट, चाहे अर्थ का बात करें, मून का बात करें, या किसी भी प्लेनेट की बात करें, ठीक है। इस फोर्स का हमें बोलते जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का, ये हमें पता है। और हमें क्या पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, तो F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर है। यहाँ पे कैपिटल M का मतलब हमने अज्यूम किया है मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m का अज्यूम किया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आर स्क्वायर कोई भी डिस्टेंस लेते हैं। और हमें पता है 9th और 8th 7th में हमने पढ़ा होता है, 8 और 9 में पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, हमारा g होगा, तो एक्सेलरेशन की जगह हम क्या रखेंगे, g रख देंगे। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट, तो mg की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, मास। यहां से हमें फोर्स की वैल्यू किसके बराबर मिली, m मल्टीप्लाई बाय g, और यहाँ पे फोर्स किसके बराबर है, g mm अपॉन आर स्क्वायर के। दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, अगर उसका f और f सेम है तो ये भी तो सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी तो सेम होगा। तो mg की वैल्यू क्या हो जाएगी, g mm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, m और m कट जाएंगे, तो g की वैल्यू क्या मिलेगी, gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम आर डिस्टेंस का मतलब क्या ले लेंगे, कैपिटल का मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड
मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारा जी की वैल्यू हम कहाँ फाइंड करें, सरफेस पे फाइंड कर रहे हैं। सरफेस पे अगर हम फाइंड करेंगे, सर्कल ये हमारा अर्थ, सरफेस पे अगर हम फाइंड करेंगे तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, और एम इज द मास ऑफ अर्थ। तो अगर हम सारे वैल्यूज रख दें, जी की वैल्यू ध्यान से रखो, कैपिटल जी हमें क्या पता है, 6.610 में -11, और मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, कितना वजन है अर्थ का। ठीक है, और रेडियस कितना है, 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है, मीटर, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, मतलब इसका 6400 किलोमीटर, मान लो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, हमने इसको मीटर में लिखा है, स्क्वायर करेंगे इन सब जैसे वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जी की भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी, 9.77 मीटर। बट आप बोलोगे सर 9.77 क्यों, हमने तो अब तक पढ़ा है, बहुत जगह देखा है हमने कि 9.8 मीटर पर सेकेंड ही है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड इसलिए होता है कि हमारा जो अर्थ है ना वो भी प्योर स्फीयर नहीं है, वो भी थोड़ा हल्का दबाव है, इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा मोटा है, इक्वेटर पे उसका क्या है, रेडियस थोड़ा ज्यादा है, और पोल्स पे रेडियस क्या है, कम है। ठीक है, हल्की सी दबी हुई है, हल्की सी, इसीलिए क्या होता है, इक्वेटर पे ये हमारा जब हमने कैलकुलेट क्या किया, रफली कैलकुलेट एवरेज लेके कैलकुलेट किया, बट जैसे हम इक्वेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेटर पे रेडियस 6.4 × 10⁻6 नहीं होगा, 6400 किलोमीटर नहीं होगा, 6400 कुछ ज्यादा किलोमीटर होगा, कुछ किलोमीटर ज्यादा होंगे। इसी वजह से हमारा ग्रेविटेशनल क्या मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है नहीं। ठीक है, अब तक हमें क्या, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना मैंने उनको बॉक्स बना के लिख दिया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें लर्न रखना है। जैसे नोट में हमने लिखा जी की वैल्यू याद रखनी है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे जी की वैल्यू याद रखनी है, 9.77 की जगह 9.8 भी रखते हो कोई दिक्कत नहीं, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर है। सी मैं कोई भी चीज बहुत डेप्थ में नहीं आ रहा हूँ, जो भी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इसमें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, कि आखिर जी की जो वैल्यू कैसे चेंज होती है, अर्थ सरफेस से ऊपर जाए या फिर अर्थ के सरफेस से नीचे जाए तो उसकी वैल्यूज कैसे चेंज होती है, वो हमें इस टेबल की मदद से मिलेगा। देखो, सरफेस ऑफ द अर्थ एवरेज, हाइट हमने 0 माना है, तो जी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, 9.8 मीटर आ रही है, इक्वेटर की बात हो रही है। ठीक है, इक्वेटर की बात हो रही है। अब माउंट एवरेस्ट पे अगर हम जाएं, हाइट कितना है, 8.8 किलोमीटर है, थोड़े बहुत चेंजेस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 9.8 ही अप्रोक्स मिलेगा, 8 के बाद भले चेंजेस होंगे, ये भी अप्रोक्सीमेट क्या मिलेगा, 9.8। बट मैक्सिमम हाइट रीचेड बाय द मैन मेड बलून, जो मैक्सिमम हाइट है जो मैन मेड बलून ने रीच किया है वो कितना है, 36 किलोमीटर तक। एक हमने बलून छोड़ा है मैन मेड, तो 36 किलोमीटर तक गया है। तो इस केस में जब हमने जी मतलब हाइट वैल्यूज रखे तो हमें क्या मिला, 9.77, क्योंकि इसके विषय में हमारा जो आर है, आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ तो है ही है, जिसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है, प्लस दिस 36 ऐड हो जाएगा, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे स्क्वायर करके तो 9.77 मिलेगा। हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट, ठीक है, मौसम का जो सैटेलाइट की जानकारी दें, टिपिकल वेदर सैटेलाइट, उसकी हाइट कितनी, 400 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटी कितनी मिली, 8.7। इसका मतलब ध्यान से आप देखोगे, इसकी ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला है, जैसे हम हाइट बढ़ाते जा रहे हैं ग्रेविटी घटते जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द हाइट ऑफ हाइट, हाइट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो रिलेशन हाइट ऑफ अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन जो अंतरिक्ष में मतलब स्पेस में जो सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों बाजू ऑर्बिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी हाइट देखो 35,700 किलोमीटर है। तो इस केस में ग्रेविटी ना के बराबर, इसका मतलब इस केस में इसीलिए वो अब तक कोई सैटेलाइट गिरता नहीं है हमारे अर्थ से, क्योंकि ग्रेविटी ना के बराबर है। ठीक है, समझ में आया, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम कॉन्सेप्ट में हम डेप्थ में जब जाएंगे तो डेप्थ में भी यही होगा, हमारा क्या होगा, आर नेगेटिव होते जाएगा, मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव होते जाएंगे, तो आर में से जब आर सेंटर पे जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ मास एंड वेट, मास और वेट में डिफरेंस क्या है ये हमें जानना है। तो मास क्या है, मास क्या होता है,
तो अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कि कोई भी बॉडी है तो उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर है, वो हमारा होता है मास। ठीक है। फिर कांस्टेंट एवरीवेयर, ये पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जाएंगे मास कभी चेंज नहीं होता है, मास हमेशा सेम होगा। ठीक है, मास हमेशा सेम होगा, नेवर जीरो। और मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, किसी न किसी भी बॉडी का मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तीन हमने सीखा, अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, कांस्टेंट एवरीवेयर, नेवर जीरो। नेक्स्ट इज यूनिट इज किलोग्राम, केजी। इसका मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम बोल सकते हो, ग्राम बोल सकते हो, यूनिट्स है किलोग्राम, केजी में हम नापते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? स्केलर, स्केलर का मतलब नो डायरेक्शन, ये आप 11 में पढ़ोगे, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। फिलहाल इसको समझे, स्केलर इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वेट। वेट क्या है? तो फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी, कितने फोर्स से अर्थ जो है ना बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वो हमारा क्या है? वेट है, वेट है। ठीक है, किस फोर्स से, इस ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज विथ लोकेशन, जैसे हमने लोकेशन चेंज किया, जैसे मान लो अर्थ पे हैं तो हमारा वेट अराउंड 80 किलो है, जैसे हम जाएंगे मून पर तो हमारा वेट कम से कम लगभग 20 किलो के आसपास रह जाएगा, 20 किलो के आसपास, 18-20 किलो रह जाएगा। ठीक है, तो चेंज विथ लोकेशन, जैसे हमने लोकेशन चेंज किया ये हमेशा वेट जो होगा चेंज होते रहेगा, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करता है? कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, किस पर? स्पेस में, स्पेस में जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये कभी भी जीरो नहीं है, मास कभी भी जीरो नहीं है, बट वेट जीरो हो सकता है। ठीक है, यूनिट इज न्यूटन, वेक्टर है डायरेक्शन, इसकी ये जो क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर और वेक्टर आपको 11 में पढ़ेंगे कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो, नो डायरेक्शन, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका डिटेल वीडियो आप 11 में पढ़ोगे। फिलहाल एक सीधे क्लियर है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है? वेट क्या होता है? चेंज होता है, वेट जीरो भी हो सकता है, इसको हम न्यूटन में नापते हैं। और हमारा मास क्या है? ये अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी है, ये फिक्स होता है, कहीं भी जाओ स्पेस में कहीं भी चले जाओ मास कभी चेंज नहीं होगा, और ये जीरो भी नहीं हो सकता। इसका यूनिट केजी है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज आवर फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट, बॉल हमने देखा, बॉल टेरिस पे चढ़ गए, मान लो एक टेरिस पे हम चढ़ गए और टेरिस हमने एक बॉल फेंका। अब जो बॉल है, बॉल को हमने फेंका, मतलब फेंका नहीं, हमने बस ऐसे पकड़ा था उसको, ऐसे बस छोड़ दिया। तो इस केस में क्या होगा? उस सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन झेल रहा है। कौन झेल रहा है? ग्रेविटी, उसको ग्रेविटी ही खींच रही है, और कोई फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। हम एज्यूम करके चलते हैं बहुत से फोर्स लग रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, बोएंसी फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्स होते हैं, पर हम ऐसा मान के चलते हैं उसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये होता है फ्री फॉल, जिसमें एक्सेप्ट ग्रेविटी कोई और फोर्स नहीं लगती है। क्या बोला? व्हेन ऑब्जेक्ट्स फॉल अंडर द ग्रेविटी ओनली, कि ग्रेविटी के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरती है, फॉल करती गिरती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। नो एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट करेंगे, नहीं मानेंगे। तो अब बताओ कि फ्री फॉल क्या हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल है? अगर हमने बॉल फेंका, क्या ये फ्री फॉल है? नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपने देखा है कि बोलते हुए, सर अगर ग्रेविटी सब पे सेम लग रही है तो जो फेदर है, फेदर किसी का मतलब कि कौवे का पंख बोल लो, या फिर कोई भी हल्की चीज, कपास बोल लो, मतलब कि रुई बोल लो, ठीक है, फेदर्स बोल लो, इसको इसको और हम स्टील बॉल को अगर साथ में छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि स्टील बॉल पहले गिर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्यों कंफ्यूजन होती है? क्योंकि जो स्टील बॉल है उस पर एयर रेजिस्टेंस क्या है? कम है। बट वही बात करें हम फेदर के लिए, इस पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, इसे बुएंसी फोर्स लगती है, जिसकी वजह से क्या करने लगता है? फ्लोट करते धीरे 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 गिरता है। बट अगर हम यही दोनों चीजों को वैक्यूम में ले जाके वैक्यूम में छोड़ें, इसका एक एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे आप जाके दे सकते हो, आप लिखोगे ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट इन अ फ्री फॉल तो आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखोगे कि फेदर और स्टील बॉल को अगर हम वैक्यूम में छोड़ते हैं तो दोनों के दोनों सेम टाइम पर गिरेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें पता है न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं, तो उसमें उन्होंने फॉर्मूले दिए थे। क्या क्या फॉर्मूला दिया था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी,
मतलब ये वेलोसिटी एट ए टाइम, किसी भी टाइम पे मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो एट ए टाइम। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, E is acceleration and T is time। दूसरा फॉर्मूला S इक्वल टू, S यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। U is इनिशियल वेलोसिटी, T is टाइम, U is इनिशियल वेलोसिटी, T is टाइम एंड हाफ ए टी स्क्वायर। ए इज एक्सेलरेशन, समझ में आ गया। यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, U प्लस ए एस। बट इस केस में इन फ्री फॉल केस में क्या होगा, U की वैल्यू 0 हो जाएगी, ए की वैल्यू जी हो जाएगी, जो एक्सेलरेशन है वो किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। तो इस वैल्यूज में जैसे हमने रखा वी यू इक्वल टू 0, तो ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, और ए की जगह पर जी, तो वी हमें क्या मिलेगा, वी इज इक्वल टू जी टी। क्या मिलेगा, वी इक्वल टू जी टी, ये एक फॉर्म हो गया। इसी तरह से एस हमें क्या मिल जाएगा, यू हमने 0 रखा, ये पूरा कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा एस की वैल्यू, एस इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, एस इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यू हमारा ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो इसी तरह से वी हमें क्या मिलेगा, 2a 2gs, क्योंकि ए की वैल्यू किसके, एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो गई है। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फ्री के बाद नेक्स्ट हमारा है स्टेप वेलोसिटी। स्टेप वेलोसिटी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या कहते हैं स्टेप वेलोसिटी, स्टेप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि हम, जैसे हमने बॉल एक लिया, उस बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश की, तो देखोगे कि छोटा बच्चा फेंक रहा है, थोड़ी ऊपर जाएगा गिर जाएगा, आप थोड़ी ताकत लगा के फेंके, थोड़ा और ऊपर जाएगा और गिरेगा, मतलब वो गिरना तो फिक्स है। तो ऐसी कौन सी वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से हम इस बॉल को फेंकें कि वापस ये अर्थ के पास ना आए, अर्थ पे ना गिरे, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, स्टेप वेलोसिटी। किसी को इंग्लिश में लिखा गया है, टू स्टेप अर्थ ग्रेविटी एन ऑब्जेक्ट मस्ट रीच इनफाइनाइट डिस्टेंस विद अ जीरो फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों, अगर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ तो वेलोसिटी है, समथिंग वेलोसिटी, तो फिर भी मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब ग्रेविटी के फील्ड से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हमें जूम करना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो एट इंफिनिटी फाइनल वेलोसिटी हमने 0 जूम कर लिया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। ये क्यों होगा, इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल 0 क्यों होगा। अगर हम इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस ले रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों होगी। इसके लिए हमें पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वहां पर एम क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बट हमने अपने केस में क्या लिया है कि वी फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 हमने एज्यूम किया है कि 0 फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि अगर हमने फाइनल वेलोसिटी 0 एज्यूम नहीं किया तो प्रॉब्लम होगा, हमारे डेरिवेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, और हम मान के चलेंगे क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी कहां पे खत्म होगा, इनफाइनाइट पे, मतलब अर्थ की ग्रेविटी खत्म ही नहीं हो पाएगी, अर्थ की ग्रेविटी कहां पे खत्म होगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो अगर उसकी कुछ भी वेलोसिटी रह रही है तो काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, वी हमने 0 माना है, इसीलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, 0। ये समझा, क्लियर है। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच इज हाइट, कितने हाइट पर वो अर्थ की सरफेस से कितने हाइट पर वो है। ठीक है, जैसे आपने टेबल पे रखा है तो अलग उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, आपने अगर बिल्डिंग पे रखा है तो उसकी अलग पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे एग्जांपल आपको सिंपल से बोला, आपका मोबाइल अगर टेबल से गिरा, मान लो आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, टेबल से मोबाइल गिरा, तो उसके चांसेस है कि बच जाएंगे, थोड़े बहुत स्क्रैच आके रह जाएंगे। इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी कम था इसलिए वो बच गया, गिरने के बाद काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है। बट अगर यही आपका मोबाइल आप टेरिस पे बैठ के देख रहे होते और टेरिस से गिरता, तो गारंटी था कि टूट जाएगा। इसका मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बहुत हाई है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाई है, इसीलिए वो टूट जाता। समझा, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, हाइट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हमारे केस में जी की वैल्यू हमने देखो, मैंने बॉक्स में बनवा के बनाया था कि जी की वैल्यू आपको याद रखना है। जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या है,
6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। याद रखना, इसलिए नोट में मैंने लिखवाया था। ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी, ये वैल्यूज हम रख देते हैं जी की जगह पर। अभी बताओ, जब हमने डिस्टेंस इंफिनिटी लिया है, इंफिनिटी डिस्टेंस पे, तो आर जो है उनके बीच का डिस्टेंस वो तो बहुत ज्यादा हो गया इंफिनिटी पे। इसका मतलब अगर हम किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो नंबर किसके क्लोजर टू क्लोजर जाएगा, जीरो से, मतलब वो जीरो की कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर हम किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करें, जैसे एग्जांपल, अगर आपके पास 1 रुपए है, उसको आपने 2 लोगों में डाला, 50 पैसे मिलेंगे एक एक को। 5 लोगों में डाला, 20-20 पैसे मिलेंगे। मतलब जितना हम पब्लिक बढ़ाएंगे उतना पैसा कम होते जाएगा। इसीलिए हम किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, टेंस टू जीरो। ठीक है, अगर ये पार्ट जीरो होगा तो जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझा? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इंफिनिटी पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए हमारा काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसीलिए क्योंकि इंफिनिटी पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। अब इन्हीं दोनों के हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि इसका वेलोसिटी निकाल देगा, फॉर्मूला क्या होता है। तो यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि अगर हमारे कोई भी एनर्जी, टोटल एनर्जी एट अ सरफेस, यहां पर जो एनर्जी है वही एनर्जी सेम टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी होगा, क्योंकि हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है ना, बनती है ना बिगड़। इसलिए क्या होगा, टोटल एनर्जी एट अ सरफेस सेम होगा टोटल एनर्जी एट अ इंफिनिटी। समझा? तो इसलिए हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दोनों। तो इससे क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर एट इंफिनिटी। फाइनल वेलोसिटी, इन फाइनल, हम फाइनल की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो। एट अ सरफेस, सरफेस पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, बट हमने जैसे पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपॉन आर कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पर है तो रेडियस जो आर की वैल्यू है आर स्क्वायर, वो आर हो जाएगा, और एच हमारा क्या हो जाएगा, हाइट। हाइट जब रेडियस पे ही है तो उसका हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट, बहुत छोटी हो जाएगी। इसीलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। इसका एक डेरिवेटिव, जिसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर पाया क्योंकि मैं इसका पीपीटी बनाना भूल गया था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले में जैसे हमने रखा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू माइनस एम वी स्क्वायर दिस, और फाइनल क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो है। इसको हम जैसे लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर। अब यहां से क्या होगा, स्मॉल एम और स्मॉल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल, ये मास ऑफ प्लेनेट है, ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस ऑफ, अब यहां से एम और एम कैंसिल तो हमें क्या मिलेगा, हाफ ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम 2 को यहाँ पे लेके आए तो 2gm, और स्क्वायर रूट ले ले तो क्या मिलेगा, स्केप वेलोसिटी हमें किसके बराबर मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर। अगर आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है, सोचो कितना शॉर्ट है ना, 30 से 40 मिनट में पूरा का पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो गया। कुछ चीजें बच गई हैं, डिटेल में हमने नहीं जाना, बट जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई छूटता है या फिर मुझे कोई सजेशन है, अगर कोई हमारा ये वीडियो कोई टीचर या फिर कोई साइंस का टीचर देख रहा हो तो अगर कोई सजेशन है मुझे कर सकते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम साइंस पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने साइंस नहीं पढ़ाया है। तो फिर भी मैं बच्चों को बोलूंगा, मेरे बच्चों के कहने पे मैंने साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है बच्चों, बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।